तो चलिए दोस्तों, आज फिर हम आ गए हैं एसपीडी का सेशन लेके। और इसमें जो पहला सेशन हुआ था उसमें पर्यावरण एवं वायुमंडल, पुरस्कार, सम्मान और मानव शरीर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सब हमने कवर किए थे। आज हम कवर करने वाले हैं राष्ट्रीय प्रतीक एवं चिन्ह। मतलब राष्ट्रीय प्रतीक जितना भी और चिन्ह जो है उसको हम आज कवर करने वाले हैं एसपीडी के इस सेशन में। तो चलिए देखते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा। तिरंगा सही है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 3:2। ठीक है। देखिए, लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 3:2। लेकिन कभी कभी एग्जामिनर फंसाने के लिए देता है चौड़ाई अनुपात लंबाई। मतलब देखिए, जब भी लंबाई कभी भी होता है तो बड़ा होता है। चौड़ाई अनुपात लंबाई करेगा तो 2:3 हो जाएगा, और लंबाई अनुपात मतलब लंबाई के अनुपात में चौड़ाई देगा तो 3:2 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, तिरंगा के बीच में एक चक्र है जिसका रंग कैसा है? नीला। ठीक है। ये जो चक्र है, ये चक्र कहाँ से लिया गया है? सारनाथ के अशोक स्तंभ से। ठीक है, सही है। सारनाथ के अशोक स्तंभ से जो तिरंगा में चक्र है उसको लिया गया है। और पूछेगा उस चक्र में कितनी तिलियां हैं तो 24। ठीक है, 24 तिलियां हैं। अगर पूछे, फिर अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज के निर्माता। राष्ट्रीय ध्वज के निर्माता कौन है? पिंगली वेंकैया। सही है, पिंगली वेंकैया। राष्ट्रीय ध्वज के निर्माता पिंगली वेंकैया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ध्वज का प्रारूप संविधान निर्मात्री सभा मतलब ध्वज को कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, 22 जुलाई 1947 को हमारे राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। अगला क्वेश्चन है, लोगों को इसे ससम्मान फहराने की अनुमति कब से प्रदान की गई? 26 जनवरी 2002 से। ठीक है, 26 जनवरी 2002 से लोगों को इसे ससम्मान फहराने की अनुमति दी गई। पहले ऐसा नहीं था। पहले जो भी मतलब संस्था था या फिर सरकारी दफ्तर था उसी में फहराए जाते थे, लेकिन अब हम लोग को भी अधिकार है कि हम फहरा सकते हैं अपने घर पे भी। ये कब से दिया गया? 26 जनवरी 2002 से। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का झंडा गीत जो विजयी विश्व तिरंगा प्यारा की रचना किसने की? श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। ठीक है, इसका है श्री श्यामलाल गुप्त पार्षद ने किया था। किसका? विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, शक संवत पर आधारित भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर को कब अपनाया गया? 22 मार्च 1957। सही है। पूछेगा, देखिए शक संवत जो कि हम भारतीय कैलेंडर इसी पे चलता है। ये जो है भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर को कब अपनाया? 22 मार्च 1957। ठीक है, 22 मार्च 1957। अगर यहीं से क्वेश्चन पूछेगा कि शक संवत को किसने चलाया था? कनिष्क। ठीक है, कनिष्क चलाया था। कब? ठीक है, 78 ईस्वी। ठीक है, 78 ईस्वी में कनिष्क चलाया था शक संवत को। अगर यहीं पे पूछेगा कि गुप्त संवत कब चलाया गया? 319 से 21। ठीक है, 319 से 20 होगा। किसने चलाया था? चंद्रगुप्त प्रथम। अगर यहीं पे फिर पूछ दे कि विक्रम संवत कब चलाया गया? 58 ईसा पूर्व। ठीक है, 58 ईसा पूर्व। और पूछेगा इसको किसने चलाया था, तो वहीं का स्थानीय राजा था, उसको मतलब विक्रमादित्य की उपाधि मिला था, वही चलाया था विक्रम संवत 58 BC में। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं, राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह कौन सा है? चैत्र। सही है, चैत्र है। और पूछेगा अंतिम माह तो फाल्गुन हो जाएगा। फाल्गुन हो जाएगा। प्रथम माह चैत्र, अंतिम माह फाल्गुन। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक चक्र। सही है, अशोक चक्र। तभी हम लोग डिस्कस किए थे कि जो सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह को अपनाया कब? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, इसका राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? यही अशोक चक्र। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र है। अशोक। चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय चिन्ह सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से। चलिए ठीक है, मुंडकोपनिषद से लिया गया। पूछेगा सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। ठीक है, मुंडकोपनिषद से लिया गया। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय चिन्ह के मूल स्तंभ में कितने सिंह है? 4 सिंह होते हैं, 3 दिखाई पड़ता है। ठीक है, 4 सिंह है। जो एक तरफ से हमको देखने पे 3 ही दिखाई देता है, पीछे से एक है वो नहीं दिखाई देता है, 4 सिंह है। अगर पूछेगा रविंद्रनाथ टैगोर ने जनगण मन
जो हमारा राष्ट्रीय गान है गान है को संविधान मतलब भारत का राष्ट्रीय गान कब स्वीकार किया गया? 24 जनवरी 1950 को। ठीक है। इसके द्वारा रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जनगण मन को हमारे मतलब भारत का राष्ट्रगान 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। राष्ट्रीय गीत। अगर उसके बाद अगला पूछेगा राष्ट्रगान को सर्वप्रथम किस अधिवेशन में गाया गया था? राष्ट्रगान को 1911 के अधिवेशन में। ठीक है, 1911 की कलकत्ता अधिवेशन में। उस समय मतलब पूछेगा 1911 की कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? विशय नरेंद्र। सही है, पंडित विशय नरेंद्र दत्त ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है राष्ट्रगान को रविंद्रनाथ टैगोर ने मतलब सर्वप्रथम, हाँ इसको मतलब ऐसे पूछ सकता है क्वेश्चन कि राष्ट्रगान को रविंद्रनाथ टैगोर ने किस पत्रिका से प्रकाशित किया था? तत्वबोधिनी पत्रिका में किस नाम से? भारत भाग्य विधाता के नाम से प्रकाशित किया था। कब? जनवरी 1912 में। देखिए एक क्वेश्चन से कितना क्वेश्चन बन गया। क्वेश्चन है राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर ने किस पत्रिका में? तत्वबोधिनी पत्रिका में। किस शीर्षक से? भारत भाग्य विधाता। कब? 1912 में। ठीक है, जनवरी 1912 में। चलिए और पूछेगा मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से अंग्रेजी अनुवाद कब किया? 1919 में। ठीक है, इसी का जो है इस राष्ट्रगान का पूछेगा मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया मतलब सुबह का गाने वाला मतलब हमारे भारत में जो है मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। तो कब इसका हुआ? 1919 में। 1919 से इसमें अंग्रेजी अनुवाद हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन पूछेगा राष्ट्रगान को गाने में कितना समय लगता है? 52 सेकंड। और पूछेगा राष्ट्रगीत को 65 सेकंड। चलिए अगला क्वेश्चन है बंगला साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा वंदे मातरम को राष्ट्रगीत कब स्वीकार किया गया? 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को एक ही दिन स्वीकार किया गया था 24 जनवरी 1950 को। वंदे मातरम जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित है। पूछेगा इसको कहाँ वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है? आनंद मठ से। सही है, आनंद मठ से। देखिए वंदे मातरम कहाँ से लिया गया? आनंद मठ से। और पूछेगा राष्ट्रगान कहाँ से लिया गया है? तो गीतांजलि से, जिसके लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। चलिए और रविन्द्रनाथ टैगोर जो है पहला भारतीय था जिसको नोबेल मिला। चलिए अगला क्वेश्चन है राष्ट्रगीत का प्रथम प्रकाशन कब हुआ? 1882 में। ठीक है, 1882 में हुआ और ये जो है बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम कब गाया गया था? कब? 1896 कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है, राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम 1896 में गाया गया था कलकत्ता अधिवेशन। पूछेगा 1896 में जो गाया गया था उस समय अध्यक्ष कौन था? रहमतुल्लाह सयानी। सही है, रहमतुल्लाह सयानी। चलिए अगला क्वेश्चन है राष्ट्रगीत के प्रथम गायक कौन है? राष्ट्रगीत के प्रथम गायक कौन थे? इसका हो जाएगा ओंकार नाथ ठाकुर। ये है जिसकी धुन जदुनाथ भट्टाचार्य ने बनाया। पूछेगा इसकी धुन किसने बनाया? तो जदुनाथ भट्टाचार्य ने। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रगीत का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? अरविंद घोष ने। सही है, राष्ट्रगीत का अंग्रेजी अनुवाद अरविंद घोष। और पूछेगा उर्दू में अनुवाद किसने किया? तो आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान। सही है, अंग्रेजी में अरविंद घोष, अंग्रेजी में अरविंद घोष, उर्दू में आरिफ मोहम्मद खान। सही है, आरिफ मोहम्मद खान। पूछेगा राष्ट्रगीत गाने में कितना समय लगता है? 65 सेकंड। 65 सेकंड। ठीक है, अब यहाँ पे है राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल। कमल। राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल। अगर पूछेगा इसका साइंटिफिक नाम पूछेगा तो जैसे हम लोग का मनुष्य है, मनुष्य का क्या है? होमोसेपियंस। इसी तरह कमल का नाम क्या है? नेलम्बो न्यूसिफेरा। क्या है? नेलम्बो न्यूसिफेरा। सही है। उसके बाद पूछेगा राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर। मोर। इसका नाम बताइए तो? पावोक्रिस्टस। ठीक है, पावोक्रिस्टेटस। अगला है राष्ट्रीय पशु? बाघ। इसका नाम बताइए तो? पैंथरा टिग्रिस। ठीक है, पैंथरा टाइग्रिस। राष्ट्रीय फल? आम। सही है, इसका नाम बताइए तो? मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा इंडिका। और राष्ट्रीय वृक्ष पूछेगा तो? बरगद। बरगद है। इसका फाइकस बेंथालेंसिस। फाइकस बेंथालेंसिस।
भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन। डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन है। कब अगर अपनाया गया? अगर पूछेगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव कब अपनाया गया? 2009 में। सही है, 2009 में। और 2008 में हमारे भारत की जो सबसे लंबी नदी है गंगा, गंगा। उसको 2008 में मान्यता 10 में मिली, आती है। जिसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। ठीक है, 2525 किलोमीटर। चलिए दोस्तों, राष्ट्रीय प्रतीक एवं चिन्ह, ये टॉपिक खत्म हुआ। अगला टॉपिक है बजट तथा वैट। बजट जो होता है और वैट जो होता है, एक प्रकार का कर है वैट, वो उसके बारे में देखते हैं। पहला है बजट शब्द। पूछेगा बजट शब्द मतलब कहाँ से है, मतलब कौन सा शब्द है? अंग्रेजी है, फ्रेंच है या चीनी है? तो ये फ्रेंच है। फ्रेंच शब्द है। बजट शब्द बजट से बना है। किससे? बजट से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? चमड़े का थैला। चमड़े का थैला। पूछेगा सर्वप्रथम बजट शब्द का प्रयोग कब हुआ? 1803 में। सर्वप्रथम बजट शब्द का प्रयोग कब हुआ? 1803 में। और कहाँ हुआ था? फ्रांस में। सही है, फ्रांस में होता। इसमें जो है आय व्यय के रूप में प्रारंभ हुआ था। सर्वप्रथम बजट शब्द का प्रयोग 1803 में फ्रांस में हुआ था। इसमें क्या होता? आय व्यय के रूप में प्रारंभ हुआ था। उसके बाद बोलिए बजट का प्रारंभ कहाँ से माना जाता है? इंग्लैंड को। सही है, इंग्लैंड में माना जाता है। बजट का प्रारंभ इंग्लैंड में माना जाता है। और पूछेगा अगला क्वेश्चन, भारत में बजट प्रणाली का संस्थापक एवं जन्मदाता? जेम्स विल्सन। ठीक है, जेम्स विल्सन को माना जाता है। पूछेगा बजट किस सूची में आता है? समवर्ती सूची में। सही है, बजट किस सूची में आता है? समवर्ती सूची में। और आम बजट जो होता है कहाँ मतलब पेश किया जाता है? आम बजट कहाँ पेश किया जाता है? लोकसभा, राज्यसभा, कहाँ? लोकसभा में। सही है, आम बजट कहाँ होगा? लोकसभा में में पेश की जाती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2017-18 से सामान्य बजट को आम बजट सलाह कर जोड़ दिया गया। देखिए ये है वर्ष 2017 से 18 सामान्य बजट को वित्त मंत्री फरवरी माह के प्रथम कार्य दिवस को पेश करता है। 17-18 से जो है ना, प्रत्येक साल 1 फरवरी को बजट पेश हो रहा है। कब हो रहा है? 1 फरवरी। 1 फरवरी को बजट पेश होता है। इस साल भी 1 फरवरी को बजट पेश हुआ था। प्रत्येक साल 2017-18 के बाद इधर जो है 1 फरवरी को बजट पेश होता है। वित्त मंत्री करते थे। हाँ, वित्त मंत्री के द्वारा जो हम अभी वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण। सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछेगा वित्तीय वर्ष कब से प्रारंभ होता है? वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से। 1 मार्च। ठीक है, 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है और 31 मार्च तक चलता है। इसको वित्तीय वर्ष कहते हैं। अगर पूछेगा रेल बजट को सामान्य बजट से अलग कब किया गया? 1924-25 से। पूछेगा समिति कौन था? एक्वार्ड समिति। ठीक है, एक्वार्ड समिति से अलग किया गया। पूछेगा एक कब किया गया? 2017 ठीक है। विवेक देवराय। ठीक है, 2017 में विवेक देवराय समिति में इसको एक किया गया। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश हुआ? 1947 में। 26 ठीक है, 26 नवंबर 1947 को। अगर पूछेगा किसने पेश किया तो जॉन मथाई। आर.के. षणमुखम सेठी होगा। कौन होगा? आर.के. षणमुखम सेठी। पूछेगा गणतंत्र भारत का तब होगा जॉन मथाई 1950 में। गणतंत्र भारत का पूछेगा तो जॉन मथाई। कब? 1950। स्वतंत्र भारत का पूछेगा तो जॉन मथाई 1950। स्वतंत्र भारत में आर.के. षणमुखम। षणमुखम। देखिए क्वेश्चन यहाँ मतलब फंस सकते हैं। स्वतंत्र भारत का पूछेगा तो आर.के. षणमुखम सेठी 26 नवंबर 1947 को। और गणतंत्र मतलब गणतंत्र कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को हमारा भारत देश गणतंत्र हुआ। तो उसके बाद का पूछेगा तो जॉन मथाई। और स्वतंत्र भारत का आर.के. षणमुखम सेठी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे ज्यादा बार बजट पेश करने वाले व्यक्ति कौन है? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई 10 बार सबसे ज्यादा बार बजट पेश मोरारजी देसाई किया, 10 बार। और भारत सरकार के बजट के आंकड़ों में कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच के अंतर क्या कहलाता है? बजटीय घाटा। बजटीय घाटा। उस बीच में जो अंतर होता है उसको बजटीय घाटा कहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, आउटकम बजट प्रणाली पहली बार कब प्रस्तुत किया गया? 25 अगस्त 2005 को। सही है, आउटकम बजट प्रणाली पहली बार 25 अगस्त 2005 को प्रस्तुत किया गया। पूछेगा कौन मतलब उस समय जो वित्त मंत्री था कौन था? पी चिदम्बरम। कौन था? पी चिदम्बरम। चलिए अगला क्वेश्चन है, शून्य आधारित बजट का अर्थ क्या होता है?
शून्य आधारित बजट का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ है हर बार बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना। शून्य आधारित बजट का अर्थ क्या होता है? हर बार बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना। अगला क्वेश्चन है, भारत में शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम किसने पेश किया? राजीव गांधी। किसने? राजीव गांधी। चलिए, राजीव गांधी कब? 1987-88 में भारत में शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम राजीव गांधी पेश किया था 1987-88 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बजट पूर्व आर्थिक समीक्षा केवल लोकसभा में, अभी पिछले थोड़ा पहले क्वेश्चन हुआ था कि बजट कहाँ पेश होगा? लोकसभा में। यही पे वही क्वेश्चन है, बजट पूर्व आर्थिक समीक्षा केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, राज्यसभा में नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 112 में किसका वर्णन है? वित्तीय आपात का मतलब वित्तीय वार्षिक। ठीक है, वार्षिक वित्तीय विवरण है अनुच्छेद 112 में। 12 में राज्य सरकारों की बजट के संबंध में व्यवस्था अनुच्छेद पूछेगा तो 202। कितना? 202 पूछेगा। भारत में वैट, जिसको हम अप्रत्यक्ष कर बोलते हैं, की संस्तुति किसने मतलब समिति इसका पूछेगा, कौन समिति था? तो लक्ष्मीकांत समिति। ठीक है, एल.के. झा वही हुआ, लक्ष्मीकांत झा समिति। कब? 1976। सही है। चलिए अगर पूछेगा वैट का संबंध किससे है, तो बिक्री या व्यापार कर से था। वैट का संबंध किससे था? बिक्री या व्यापार कर से। अब वैट मूल्य वर्धित कर सर्वप्रथम लागू करने वाला देश फ्रांस होगा 1954 में। पूछेगा भारत में वैट कब लागू हुआ, तो 1 अप्रैल 2005। कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2005। ठीक है। वैट सबसे पहले कहाँ, कौन से राज्य में? हरियाणा में। और सबसे बाद में? यूपी। ठीक है, सबसे पहले पूछेगा हरियाणा में वैट, और सबसे बाद में यूपी। उत्तर प्रदेश। भारत में सेवा कर कब प्रारंभ हुआ? सेवा कर 2017। इसका होगा, सेवा कर जो होगा 1994-95। कब होगा? 1994-95। उसके बाद है मोड वैट, संशोधित मूल्य वर्धित कर। इसको मतलब कब परिवर्तित किया गया? 1 अप्रैल 2000 को। ठीक है, 1 अप्रैल 2000 को इसका नाम क्या कर दिया? CEN वैट, मतलब CEN वैट में परिवर्तित किया, जो किस कर से संबंधित है? उत्पाद कर से। किस कर से? उत्पाद कर से। उत्पाद कर से। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कर ढांचे में सुधार हेतु किस समिति का गठन किया गया? चलैया समिति का। सही है, चलैया समिति। किस समिति? चलैया समिति। और पूछेगा कब? 1991। 1991। अगला क्वेश्चन है, राजकोषीय नीति सरकार की प्राप्ति और व्यय से संबंधित है। कौन सी नीति सरकार की प्राप्ति और व्यय से संबंधित है? राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति। चलिए दोस्तों, बजट और वैट का ये टॉपिक खत्म हुआ। अगला टॉपिक है हिंदी भाषा ज्ञान। तो देखते हैं, संविधान पूछेगा, हिंदी का मतलब संविधान के किस भाग में वर्णन है? 17 में है, भाग 17 में। ठीक है, भाग 17 और अनुच्छेद पूछेगा तो 343 के 1 में। 343 का 1 सही है, के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी घोषित किया गया है। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी घोषित किया गया है। भाग 17 अनुच्छेद 343 का 1 में क होगा या ए होगा या एक होगा या अ होगा, वही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को मान्यता कब प्रदान की गई? 14 सितंबर 1949 को। सही है, 14 सितंबर 1949 को संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को मान्यता मिली। कब? 14 सितंबर 1949। सही है, 14 सितंबर 1949। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन है? हिंदी। दूसरा बांग्ला। सही है, पहला पे हिंदी होगा और दूसरा पे बांग्ला हो जाए। कौन सा? बांग्ला। सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत की तेलुगु भाषा को क्या कहा जाता है? मतलब पूछेगा भारत की तेलुगु भाषा को क्या कहा जाता है। और दूसरा तो इसका क्या होगा? इटालियन ऑफ द ईस्ट। क्या होगा? इटालियन ऑफ द ईस्ट। सही है, इटालियन ऑफ द ईस्ट। तेलुगु भाषा को भारत में कहा जाता है इटालियन ऑफ द ईस्ट। अगला है, पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती। सही है, पंजाबी पूछेगा किस लिपि में लिखी जाती है? गुरुमुखी लिपि में। गुरुमुखी लिपि में। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अष्टम भाग में मतलब भाग 8 में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 22 भाषाओं का। अगर पूछेगा मूल संविधान में कितनी भाषा था तो 14।
और 15वां कौन जोड़ा गया? सिंधी सिंधी। 21वां संविधान संशोधन 1967 1967 के द्वारा हमारे संविधान के 8वीं अनुसूची में कौन सी जोड़ी गई? सिंधी भाषा, जो कि 15वीं भाषा थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखते हैं। राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया? 1955 में। सही है, कब? 1955 में। 1955 में राजभाषा आयोग का गठन किया गया, जिसका पूछेगा अध्यक्ष कौन था? बीजी खेर। खीर। ठीक है, बीजी खेर था। अगर अगला क्वेश्चन है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। सितंबर। और विश्व हिंदी दिवस? 10 जनवरी। सही है। पूछेगा हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस रहेगा तो 14 सितंबर, और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। 10 जनवरी। सही है। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी को अरुणाचल प्रदेश, और ठीक है चलिए, अंग्रेजी को अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एवं मेघालय में राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। पूछेगा किस किस राज्य में अंग्रेजी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय। मेघालय। सही है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एवं मेघालय। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त। कौन है? मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त है। इसको जो है आधुनिक युग का तुलसी कहा जाता है। भारत के प्रथम राष्ट्र कवि कौन है? मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त। इसको जो है आधुनिक युग का तुलसी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी विषय पर प्रथम पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति? सुमित्रा नंदन पंत। सही है, सुमित्रा नंदन पंत है। हिंदी विषय पर प्रथम पुरस्कार जो मिला वो सबसे पहले सुमित्रा नंदन पंत को मिला। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक युग की मीरा के रूप में किसको जाना जाता है? महादेवी वर्मा को। सही है। पूछेगा आधुनिक युग की मीरा तो महादेवी वर्मा को, तथा भारतीय आत्मा के रूप में किसको जाना जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी को। ठीक है, देखिए क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पे जो है अगर पूछेगा आधुनिक युग का तुलसी तो मैथिली शरण गुप्त। आधुनिक युग का तुलसी मैथिली शरण गुप्त। आधुनिक युग का मीरा महादेवी वर्मा। और भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी। और पूछेगा संस्कृत व्याकरण के जनक? पाणिनि। सही है, महर्षि पाणिनि थे। और पूछेगा संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य? तो महाभारत। सही है, महाभारत हो जाएगा। अगर पूछेगा महाभारत की रचना किसने की? वेद व्यास ने। सही है, महाभारत की रचना महर्षि वेद व्यास ने की थी। अगला क्वेश्चन है, विश्व का आदि महाकाव्य कौन है? रामायण। जो किसके द्वारा रचित है? वाल्मीकि को माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, रामायण मूलतः किस भाषा में? संस्कृत में। ठीक है, संस्कृत में, तथा रामचरितमानस किसमें? अवधी भाषा। देखिए रामायण जो है संस्कृत भाषा में है, और यहीं भी पूछ देगा रामचरितमानस जो तुलसीदास के द्वारा लिखी गई है उसको पूछेगा किस भाषा में है? तो अवधी भाषा में लिखी गई है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हिंदी का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है? हिंदी का सबसे बड़ा महाकाव्य पृथ्वीराज रासो। कौन है? पृथ्वीराज रासो। जो किसके द्वारा लिखी गई है? चंद्रबरदाई। सही है, चंद्रबरदाई। चलिए अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा किससे संबंधित है? हिंदी भाषा किससे संबंधित है? ये इसका हो जाएगा इंडो यूरोपियन। किससे संबंधित है? इंडो यूरोपियन। अगला है, भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं? कालिदास को। सही है, भारत का शेक्सपियर पूछेगा तो कालिदास को। अगर उसके बाद पूछेगा सुकुमार कवि के नाम से कौन जाने जाते हैं? सुकुमार कवि से सुमित्रा नंदन पंत को। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत सुकुमार कवि के नाम से जाने जाते हैं। और हिंदी में प्रथम पुरस्कार पाने वाली यही है, सुमित्रा नंदन पंत। अगला है, विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है? सुमेरियन। सही है, विश्व की सबसे प्राचीन भाषा सुमेरियन है। अगला है, केंद्रीय अंग्रेजी व विदेशी भाषा संस्थान कहाँ है? हैदराबाद में। हैदराबाद। कहाँ है? हैदराबाद। चलिए, केंद्रीय अंग्रेजी व विदेशी भाषा संस्थान हैदराबाद में है। जबकि इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज कहाँ? इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज कहाँ है? शिमला। कहाँ है? शिमला में। चलिए सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता किसको माना जाता है? चार्ल्स ग्रांट को। ठीक, कौन? चार्ल्स ग्रांट 1792। भारत में आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट को माना जाता है 1792। अगला क्वेश्चन है, भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को। सही है, भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को माना जाता है।
और पूछेगा कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद को। प्रेमचंद की रचना है। ठीक है, कलम का सिपाही पूछेगा तो मुंशी प्रेमचंद्र हो जाएगा। और भारत का आइंस्टीन नागार्जुन। नागार्जुन। सही है। पूछेगा हिंदी में आशु लिपि के जन्मदाता कौन है? हिंदी में आशु लिपि के जन्मदाता राधेलाल चतुर्वेदी। राधेलाल द्विवेदी होगा। हिंदी में आशु लिपि के जन्मदाता राधेलाल द्विवेदी। अगला क्वेश्चन है प्रथम हिंदू विधि निर्माता कौन थे? मनु। ठीक है, मनु पूछेगा प्रथम हिंदू विधि निर्माता कौन थे? तो मनु हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है भारत का प्रथम विश्वविद्यालय? नालंदा। अगर यहीं पे पूछ देगा भारत का प्रथम खुला विश्वविद्यालय? आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। और पूछेगा भारत का प्रथम विश्वविद्यालय? तो नालंदा। पूछेगा नालंदा का मतलब इसका स्थापना किसने किया? कुमारगुप्त ने। प्रथम। ठीक है, कुमारगुप्त प्रथम 450 में। अगर पूछेगा क्या कहते हैं विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? धर्मपाल। ठीक है, धर्मपाल। और पूछेगा अगला क्वेश्चन कि ठीक है, कब किया गया था, मतलब कब धर्मपाल के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कब किया गया था? 9वीं सदी में। ठीक है, 9वीं सदी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है प्रथम हिंदी सम्मेलन भारत में कब हुआ था? 1975 में। 1975। और जगह का नाम? नागपुर। सही है। प्रथम हिंदी सम्मेलन भारत में पूछेगा तो 1975 कहाँ हुआ था? नागपुर में। नागपुर। अगर पूछेगा कहाँ पे मतलब कौन से देश में सभी भाषाएं मान्य है? सभी भाषाएं मान्य है? वेटिकन सिटी में। वेटिकन सिटी, जो कि सबसे छोटा देश है। चलिए दोस्तों, आज का एसपीडी का सेशन समाप्त हुआ। प्रत्येक रोज हम लोग एसपीडी का 3 सेशन लेते हैं, एक पेज लेते हैं 3 सेशन। उसमें बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें छांट के क्वेश्चन दिया गया था जो सीधे एग्जाम में देखने को मिलते हैं। और आशा करते हैं आप लोग को हम लोग का सेशन बहुत अच्छा लगता होगा। इसमें बहुत से कंटेंट है ऐसे कि एग्जाम में देखने को मिलते हैं। आपसे आशा है, प्रार्थना है कि इसको देखिए और इसका फायदा उठाइए। और हमारे चैनल स्टडी पॉइंट सुपौल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।